2 दिन बीत चुके थे उस हादसे को हुए, लेकिन इसके बावजूद कैंप में बहुत कुछ बदल गया था। सैनिकों की तादाद कम हो गई थी और जो माहौल पहले जिंदा दिल और खुशगवार हुआ करता था वो अब कहीं खो सा गया था। ताई अब तक इस बदलाव का आदी नहीं हो पाया था और बोगम भी पहले जैसा नहीं रहा था। अब वो बहुत कम मुस्कुराता था। ताई समझता था क्यों। बचपन से साथ बड़े हुए दोस्त को खो देना आसान नहीं होता। वो इस एहसास को अच्छे से जानता था क्योंकि उसे भी लगता था जैसे उसने जिमिन को खो दिया हो, बस इसलिए कि वो किसी और दौर में था। और सिर्फ यही नहीं बदला था, एक और बड़ा बदलाव आया था। अमेरिकन कैप्टन ह्यूगो वॉकर कल ही आया था और जनरल ने उसे इस कैंप का अस्थायी सुपरवाइजर बना दिया था जब तक जंगकुक वापस नहीं आ जाता। उसके आने के बाद ट्रेनिंग और भी सख्त हो गई थी। दिन की बस शुरुआत ही हुई थी, लेकिन सब पहले से ही थक चुके थे। दोपहर का वक्त था। सब अपने अपने कमरों में बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन फिर भी सैनिक कोशिश कर रहे थे कि पुराने खुशहाल माहौल को वापस ला सकें। कुछ लोग फिर से हंसने लगे थे, खुलकर बातें करने लगे थे, मगर बोगम, वो ताए को अब कुछ अलग सा लग रहा था। वो बहुत खामोश रहने लगा था। नमजून ने ताए का ध्यान खींचा, हालांकि उसने उसे आवाज नहीं दी। ताए की नजरें नमजून और सियोगजिन पर टिक गई थीं। नमजून जिस तरह सियोगजिन को देख रहा था वो ताए को थोड़ा दिलचस्प लगा। शायद वो समझ सकता था कि एक सीधी सामान्य नज़र और किसी खास एहसास वाली नज़र में कितना फर्क होता है। हे, ताए ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, जो उसके पास चुपचाप खाना खा रहे बोगम से था। उसकी नजरें अब भी नमजून पर ही टिकी हुई थीं। बोगम ने हल्की आवाज में जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है नमजून और सियोगजिन ह्यूंग के बारे में? ताए का सवाल सुनकर बोगम थोड़ा हैरान हो गया। उसने ताए की तरफ देखा और उसके चेहरे के भाव पड़ने लगा। उसने देखा कि ताए नमजून को देख रहा है तो उसने भी उसी तरफ नजर घुमा ली। तुम कहना क्या चाहते हो? बोगम ने पूछा और ताए सोच में पड़ गया। तुम्हें लगता है नमजून ह्यूंग सियोगजिन ह्यूंग को पसंद करते हैं? ताए ने पूछा। नमजून जिस तरह अपनी नजरों से सियोगजिन का पीछा करता था और जब भी सियोगजिन उसके आस पास होता तो वो यूं ही मुस्कुरा देता। ये सब ताए को बहुत साफ नजर आ रहा था, या फिर शायद ये सिर्फ उसका ख्याल था। पसंद एक दोस्त की तरह? बोगम ने पूछा। ताए ने सिर हिला दिया। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? बोगम ने फिर से नमजून की तरफ देखा और तभी उसे समझ आया कि ताए किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। क्या तुम कहना चाहते हो कि जून ह्यूंग के दिल में सियोगजिन ह्यूंग के लिए कुछ एहसास है? उसने पूछा। ताए मुस्कुराकर सिर हिला दिया, जैसे निशाना बिल्कुल सही जगह लगा हो। हाँ, उसने हल्की खुशी के साथ कहा। मेरा मतलब, उसे देखो, उसकी आंखों से साफ दिखता है कि वो उनसे मोहब्बत करता है। ताए ने धीरे से नमजून की तरफ इशारा किया, जो सियोगजिन से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। लेकिन एक लड़का दूसरे लड़के के साथ? बोगम अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, क्योंकि उसे खुद से यह सवाल करना चाहिए था। वो ताए को पसंद करता था, भले ही ताए भी एक लड़का था। फिर वो ऐसा सवाल क्यों करता? ताए समझ गया कि यहां ऐसी बातें आम नहीं थीं, इसलिए उसने महसूस किया कि बोगम थोड़ा उलझन में है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बोगम ने अपना जवाब बदल दिया। ताए मुस्कुरा दिया। कम से कम उसे कोई मिल गया था जिसके साथ वो ऐसी बातें कर सके। पहले जिमिन और वो अक्सर ऐसा करते थे, आसपास के लोगों को देखकर अपने दिल के हिसाब से उन्हें किसी के साथ जोड़कर देखते थे। ताए ने हल्की मुस्कान के साथ गहरी सांस ली। नमजून को देखते हुए उसके दिल में ख्याल आया, क्या जंगकुक भी उसे ऐसे ही देखता होगा? कौन जाने। उसने कभी उसे अपनी तरफ ऐसे देखते नहीं देखा था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में उसे यकीन था कि वो देखता है। ट्रेनीज! अचानक एक सैनिक की आवाज मेगाफोन से गूंजी, जो पूरे कैंप में फैल गई। लेफ्टिनेंट ली का ऐलान है कि आज आप सब आराम कर सकते हैं। सैनिक हैरान रह गए। अभी तो बुधवार था, फिर आज छुट्टी क्यों दी जा रही थी? आप लोग बाहर जा सकते हैं, अपने घर वालों से मिल सकते हैं या जो भी करना चाहें, लेकिन कल से पहले वापस यहां आ जाना। इतना कहकर ऐलान खत्म हो गया। उलझन तो सबके दिल में थी, लेकिन फिर भी कुछ सैनिक कैंप से बाहर चले गए अपने काम से, कुछ वहीं रुक गए।
आराम करने लगे, सो गए या फिर अपनी रणनीति की प्रैक्टिस करने लगे। ताए ने सोचा था कि वो बस कैंप में ही रहेगा और शायद थोड़ा सो भी लेगा, लेकिन बोगम को देखकर उसका दिल बेचैन हो रहा था क्योंकि वो बहुत उदास लग रहा था। ताए चाहता था कि वो उसके लिए कुछ ऐसा करे जिससे कम से कम उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। हे, उठो, ताए ने खड़े होते हुए कहा। बोगम ने उलझन भरी नजर से ऊपर देखा। क्यों? उसने पूछा। ताए ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर खड़ा कर दिया। चलो, हम कहीं जा रहे हैं, उसने उसे हौसला देते हुए कहा। बोगम आखिर खड़ा तो हो गया, लेकिन उसके चेहरे की उदासी अब भी बाकी थी। ताए ने खुश होकर कहा। जैसे ही दोनों एक बड़े से अम्यूजमेंट पार्क के अंदर पहुंचे, बोगम ने चारों तरफ नजर घुमाई। आर्केड्स, तुम सच में बच्चे हो क्या? उसने मजाक किया। ताए का दिल किया कि वो उसे हल्का सा मार दे, लेकिन वो उसके मजाक में ही शामिल हो गया। हाँ, मैं बच्चा हूं। मेरा बच्चा? बोगम ने पूछा। ताए ये सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल रुक गया। वो अपनी जगह जम सा गया। बोगम शरारती मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। कुछ नहीं, मैं बस पूछ रहा था कि हम यहां क्यों आए हैं। वो दरअसल, ताए खुद पर ही झुंझला गया कि वो हकलाने लगा था। उसका ध्यान पूरी तरह भटक गया था। बोगम के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने सिर हिला दिया। ठीक है। ताए उसे कई स्टॉल्स और राइड्स की तरफ खींचकर ले गया। बोगम को बचपन की याद आने लगी। वो वक्त जब उसकी सारी परेशानियां बस खिलौनों और खेलने तक ही सीमित थीं। जब बोगम छोटा था, वो जल्दी बड़ा होना चाहता था क्योंकि उसे लगता था कि बड़ा होना बहुत अच्छा होगा और उसे बहुत सी आज़ादियां मिलेंगी। लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया था तो उसका दिल चाहता था कि वक्त पीछे लौट जाए और वो फिर से बच्चा बन जाए। उसे समझदार और जिम्मेदार बनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो ये भी जानता था कि आजकल के बच्चे भी उतनी ही मुश्किलों से गुजरते हैं जितनी बड़े लोग गुजरते हैं, और वो खुद को खुशकिस्मत मानता था कि उसने बचपन में ऐसी परेशानियां महसूस नहीं की। ये क्या है? बोगम ने पूछा जब ताए उसे एक और राइड की तरफ खींच कर ले गया। इसे ड्रॉप टॉवर कहते हैं। दोनों ने ऊपर देखकर ड्रॉप टॉवर को काम करते हुए देखा और सिर्फ उसे देखकर ही बोगम के दिल में घबराहट होने लगी। ताए को भी थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो बहादुर दिखना चाहता था, कम से कम अभी के लिए। ताए, मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है, बोगम ने घबराई हुई हंसी के साथ कहा। ताए हल्का सा मुस्कुराया। शायद इससे उसके अंदर की घबराहट भी बाहर आ जाएगी। क्या मतलब? ये तो मजेदार लग रहा है, ताए ने उत्साह से कहा। बोगम की घबराई हंसी सुनकर ताए का दिल किया कि वो जोर से हंस पड़े, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। वो हंसी बात के लिए संभाल कर रख ली। दोनों लाइन में खड़े हो गए और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद वो राइड की सीट पर बैठ चुके थे। बोगम को पहले से ही लग रहा था जैसे उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा हो। ड्रॉप टॉवर धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। तुम डर रहे हो? ताए ने अपने पास बैठे बोगम से पूछा। नहीं, मैंने कहा ना, मैं स्ट्रॉन्ग हूं। जैसे ही सीट अचानक नीचे गिरी, पूरी राइड में बैठे लोग चीख पड़े, लेकिन ताए अपनी हंसी रोक नहीं पाया क्योंकि सबसे तेज चीख बोगम की थी। बोगम ने ताए का हाथ कसकर पकड़ लिया और ताए जोर जोर से हंस रहा था। नहीं नहीं, मुझे उतरना है, इसे रोको। सीट फिर से ऊपर जाते ही बोगम रोने जैसी आवाज में बोला। उनके साथ बैठे बाकी लोग भी उसकी बात सुनकर हंसने लगे। अभी नहीं उतर सकते, ताए ने कहा। दोनों डर कम करने के लिए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे। जैसे ही सीट फिर नीचे गिरी, बोगम फिर से चीख पड़ा और ताए को खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो चीखे या हंसे। ये सिलसिला कितनी बार चला किसी को पता नहीं, लेकिन आखिरकार राइड खत्म हो गई। दोनों सीट से उतर गए और बोगम के पैर अब भी कांप रहे थे। बोगम की आवाज कांप रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी आने वाले थे। वो सच में बहुत डर गया था। तुम ऊपर आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? ताए ने पूछा जब उसने उसे आसमान की तरफ देखते हुए देखा। मुझे लगता है मेरी रूह वहीं ऊपर रह गई। ताए इतना जोर से हंस रहा था कि उसकी आंखों में आंसू आने वाले थे। बोगम भी हंस पड़ा, खुद पर नहीं बल्कि ताए की हंसी देखकर। उसे वो बहुत मजेदार लग रही थी। तुम क्यों हंस रहे हो?
ताए ने पूछा। पता नहीं, तुम हंस रहे थे। इसमें मजेदार क्या है? पता नहीं, शायद हम ही मजेदार हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलीं और वो साथ में हंस पड़े। उन्हें खुद नहीं पता था इस बार क्या मजेदार था, लेकिन जितना वो सोचते उतनी ही उनकी हंसी बढ़ जाती। उन्होंने कुछ और राइड्स भी की और पता ही नहीं चला कि कब सूरज ढलने लगा। उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि शाम के 6 बज चुके थे। हे, वहां खड़े हो जाओ, ताए ने कहा, जब बोगम स्टिक में लगे ग्रिल्ड मीट को खाते हुए व्यस्त था। क्यों? उसने मुंह भरे होने की वजह से धीरे से पूछा। बोगम जाकर उस जगह खड़ा हो गया जहां पीछे कैरोसेल घूम रहा था। ताए ने अपना फोन निकाला और कैमरा खोल लिया। किमची बोलो। और मजेदार बात यह हुई कि बोगम ने सच में किमची बोल दिया। नहीं, तुम्हें मुस्कुराना है। ओह अच्छा, बोगम ने अपनी जगह ठीक की। 1 2 3। उसने अपनी प्यारी सी गमी स्माइल दी और तभी कैमरा क्लिक हो गया। ताए ने फोटो देखी और बोगम उसमें बहुत प्यारा लग रहा था। बोगम फोटो देखने के लिए उसके पास आया, लेकिन ताए के हाथ में वो अनजानी चीज देखकर वो उलझन में पड़ गया। ओह, ये सेलफोन है। बोगम ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। इससे फोटो लेते हैं, ताए ने समझाया। डैगेरियोटाइप की तरह। ताए को यह शब्द जाना पहचाना सा लगा, जैसे उसने कहीं सुना हो। डैगेरियोटाइप? हाँ, उससे भी तस्वीर ली जाती है, लेकिन वो एक बॉक्स जैसा होता है। ऐसा नहीं। तुम्हें ये कहां से मिला? इस आसान से सवाल पर ताए समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। वो मुझे बस कहीं से मिल गया। ताए ने जल्दी से फोन अपनी जेब में छुपा लिया। चलो, अब रात होने वाली है। ताए ने बात खत्म करने की कोशिश की, लेकिन बोगम के दिल में ख्याल आया कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसी चीज उसे यहां से नहीं मिल सकती थी। ये बहुत ज्यादा नई और अलग थी। गौश, ये साफ दिख रहा है कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर क्यों नहीं खुलकर कह देते? ताए दूर से नमजून और स्योगजिन को देखते हुए शिकायत कर रहा था। वो और बोगम छत पर बैठे थे, सूरज ढलते हुए देख रहे थे और बात फिर से नमजून और स्योगजिन पर आ गई थी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है उन्हें अपने दिल की बात कहने में मुश्किल हो रही है। मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे भी एक लड़का पसंद है। और ओह, जैसे ही बोगम की जुबान फिसली, ताए का मुंह खुला का खुला रह गया। तुम्हें किसी लड़के पर दिल आ गया है? ताए हैरानी से बोला। बोगम खुद को कोसने लगा कि वो इतना लापरवाह कैसे हो गया। अब वो इससे कैसे निकलेगा? वो ऐसी कोई बात नहीं। चलो जल्दी बताओ, ताए ने उत्साह से कहा। बोगम ने अपनी गर्दन के पीछे हाथ फेरते हुए गहरी सांस ली। अब तो बात निकल ही गई थी। कुछ खास नहीं है, बस वो अपनी आंखों से मुस्कुराता है और उसकी मुस्कान बहुत प्यारी है। और पता है, उसके नए नक्श इतने खूबसूरत हैं कि जैसे हकीकत से अलग लगते हैं। वो इस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। और इसके अलावा उसका दिल भी बहुत अच्छा है। ताए ये सुनकर खुश हो गया। उसे महसूस हुआ कि बोगम सच में मोहब्बत में है। उसका नाम क्या है? मैं उससे मिलना चाहता हूं। लगता है उसने सच में तुम्हारा दिल जीत लिया है, ताए ने छेड़ते हुए कहा। और बोगम बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसे सच में कोई अंदाजा नहीं था। मुझे नहीं लगता तुम उससे मिल सकते हो। क्यों नहीं? जब तक तुम आईने में खुद को नहीं देखोगे। ताए हंस पड़ा। उसे लगा वो मजाक कर रहा है। मैं आईने में क्यों देखूंगा? फिर अचानक ताए को उसका मतलब समझ आ गया। वो अपनी जगह पर ठहर गया और उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे। तो तुम मुझे पसंद करते हो? ताए ने धीरे से पूछा। बोगम ने सिर हिला दिया। शायद अब उसके पास सच बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ताए ने पूछा। वो अपने दिल को संभालने की कोशिश कर रहा था। बोगम हल्का सा हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में दर्द साफ दिख रहा था। उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, मगर उसकी आंखें उदास थीं। मैं तुम्हें कैसे बताता जब तुम हर वक्त बस कैप्टन की ही बातें करते थे? ताए को बहुत बुरा महसूस हुआ। क्या वो सच में इतना अनजान था? तुम जानते हो, जब तुम कीचड़ में भीग गए थे तो मैंने ही तुम्हें एक्स्ट्रा शर्ट दी थी।
एक बार जब तुम अपना लंच भूल गए थे तो मैंने ही तुम्हारे लिए खाना खरीदा था। जंगल में भी मैंने ही तुम्हें बचाया था। मैं तुम्हें हर बार इशारे देता रहा। ताए के गले में जैसे कुछ अटक गया। उसका दिल टूट रहा था, लेकिन वो जानता था कि बोगम उससे कहीं ज्यादा तकलीफ में है। लेकिन मेरी सारी कोशिश बेकार गई, क्योंकि तुम्हें कैप्टन पसंद है, मैं नहीं। ताए की आंखों में आंसू भर आए। वो कैसे उस इंसान को दुख पहुंचा सकता था जिसने हमेशा उससे मोहब्बत ही की थी। मुझे माफ कर दो, ताए बस इतना ही कह पाया। वो सच में सदमे में था और उसके पास शब्द नहीं थे। बोगम हल्के से हंस पड़ा। नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पसंद करते रहना मेरा अपना फैसला है। बोगम ने ताए के गालों से आंसू पोंछ दिए। रो मत, तुम्हें रोते देखकर मुझे दर्द होता है। लेकिन बोगम के ये कहने से ताए के आंसू और तेज बहने लगे, क्योंकि वो जानता था कि वो कभी भी बोगम से वैसे मोहब्बत नहीं कर पाएगा जैसे बोगम उससे करता है। क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ सकता हूं? ताए ने बिना झिझक अपना हाथ बोगम के पास रख दिया। उसने दोनों की हथेलियों को साथ रखकर देखा। तुम्हारे हाथ मेरे हाथों के सामने बहुत छोटे लगते हैं। वो हल्का सा हंसा। उसे ये बहुत प्यारा लगा। लेकिन ताए उस वक्त हैरान रह गया जब बोगम ने अचानक उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। बस मुझे 5 मिनट के लिए तुम्हारा हाथ पकड़ने दो, सिर्फ 5 मिनट प्लीज। ताए ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने इनकार भी नहीं किया। बोगम ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से अपने सीने के ऊपर रख दिया। उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कभी कभी बहुत बेरहम भी हो जाती है। एक तरफा मोहब्बत जितनी बेचैन करती है, उससे भी ज्यादा दर्द तब होता है जब तुम्हें पता हो कि तुम सामने वाले की मोहब्बत का जवाब नहीं दे सकते। ताए ने अभी अभी अपना नाश्ता खत्म किया था। तभी कैंप में हो रही हलचल ने उसका ध्यान खींच लिया। उसके साथ ही सैनिक काफी देर से किसी बात पर चर्चा कर रहे थे और उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी। उसने अपने एक साथी से पूछा, उन्हें कैंप के नियम तोड़ने की वजह से यहां से हटा दिया गया है। लेफ्टिनेंट ली इस कैंप के सबसे पुराने अधिकारियों में से थे। वो पिछले 17 साल से यहां सेवा दे रहे थे। ताए को समझ नहीं आया कि इतने साल काम करने के बाद वो नियमों के खिलाफ कुछ कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कौन सा नियम तोड़ा? कल हमें बाहर जाने की इजाजत उन्होंने ही दी थी। लोग कह रहे हैं कि वही वजह है। ताए ने धीरे से सिर हिलाया और अपने मन में बातों को जोड़ने लगा। लेफ्टिनेंट ली बिना किसी बड़े अफसर के आदेश के ऐसा कदम कभी नहीं उठाते। उसी वक्त उसने स्योकजिन को कोने में बैठे देखा। वो खाली जगह को घूर रहे थे, जैसे गहरे ख्यालों में खोए हों। उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि ताए उनके सामने खड़ा है। ह्युंग, ताए ने उनका ध्यान खींचने के लिए हाथ हिलाया। बड़े भाई जैसे स्योकजिन हल्का सा चौंक गए। ओह, हे ताए, जिन ने उसे देखकर कहा, और ताए उनके पास बैठ गया। आप क्या सोच रहे हैं? ताए ने पूछा, लेकिन स्योकजिन ने नजरें फेर लीं। कुछ नहीं, उन्होंने बस इतना कहा। लेकिन ताए, जो कानून की पढ़ाई पूरी कर चुका था, समझ गया कि बात इतनी आसान नहीं है। ये कुछ नहीं जैसा नहीं लग रहा। बताइए ना, मैं सुन रहा हूं, ताए ने नरमी से कहा। उसे महसूस हो रहा था कि स्योकजिन के दिल में कुछ भारी बात है। स्योकजिन ने गहरी सांस ली। मैं उस बात के बारे में सोच रहा था जो मैंने सुनी। ताए की दिलचस्पी और बढ़ गई। कैप्टन वॉकर, आपने मुझे बुलाया था? लेफ्टिनेंट ली ने ह्यूगो के ऑफिस में दाखिल होते हुए सलामी दी। नए कैप्टन ने उसे गौर से देखा, फिर गहरी सांस ली। वो परेशान लग रहा था। वो अपनी टेबल के पीछे खड़ा था, हाथ बांधे हुए। दूसरी तरफ ली इस सवाल से हैरान रह गया। माफ कीजिए सर, उसने पूछा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। मैं दूसरे कैंप में निरीक्षण के लिए गया हुआ था, तभी यहाँ के एक स्टाफ ने रिपोर्ट दी कि ट्रेनीज बाहर गए थे, जबकि अभी वीकेंड भी नहीं था। क्या तुम इसका मतलब समझा सकते हो? लेफ्टिनेंट ली उसके शब्द सुनकर इतना उलझ गया कि कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि क्या बोले। सर, आपने ही तो मुझे ट्रेनीज को आराम देने के लिए कहा था। ह्यूगो ने भौहें चढ़ाई। क्या कहा? ह्यूगो खुद भी उसकी बात सुनकर उलझ गया। मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। लेकिन सर, आपने कल मुझे एक खत भेजा था जिसमें यही लिखा था,
इसलिए मैंने तुरंत स्टाफ को कहकर कैंप में ऐलान करवा दिया। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई, लेकिन उलझन अभी भी बनी हुई थी। ह्यूगो कुर्सी पर बैठ गया और अपने दिमाग में बातों को समझने की कोशिश करने लगा। तो तुम कह रहे हो कि मैंने तुम्हें खत भेजा था जिसमें ट्रेनीज को आराम देने का आदेश था? जी सर। उसके जवाब से ह्यूगो और उलझ गया। लेकिन मैंने तुम्हें कोई खत नहीं भेजा। ली हैरान रह गया। उसने अपनी जेब से वही खत निकाला जिसके बारे में वो बात कर रहा था। क्या ये आपकी ही लिखावट नहीं है सर? उसने खत ह्यूगो को दे दिया और कैप्टन उसे ध्यान से देखने लगा। ये बिल्कुल मेरी लिखावट जैसी लग रही है, लेकिन मैंने ये नहीं लिखा। तब दरवाजे पर दस्तक हुई और जनरल किम अंदर आ गए। बीच में आने के लिए माफ कीजिए, लेकिन मैंने इस मामले के बारे में सुन लिया है। तुम जानते हो कि यहाँ के नियम कितने सख्त हैं, क्योंकि तुम इतने सालों से यहाँ हो। फिर भी तुमने एक नियम तोड़ दिया। ह्यूगो तुरंत खड़ा हो गया। जनरल, मुझे नहीं लगता कि इनकी गलती है, लेकिन इन्होंने नियम तोड़ा है कैप्टन। आप भी जानते हैं कि यहाँ के नियम कितने सख्त हैं, और अगर किसी ने इन्हें झूठा खत भेजा भी था तब भी ये इनकी गलती है, क्योंकि इन्होंने ये पक्का नहीं किया कि वो सच है या नहीं। ह्यूगो उन बातों को सुनते ही अपनी जगह जम सा गया। वो खामोश हो गया, लेकिन उसके ख्याल अंदर ही अंदर तूफान की तरह दौड़ रहे थे। तुम जानते हो ना इसके नतीजे क्या होंगे? मुझे अफसोस है, लेकिन इस कैंप के एक जिम्मेदार अधिकारी होने के नाते मैं तुम्हें यहां की ड्यूटी से हटाता हूं। ये लफ्ज सुनते ही लेफ्टिनेंट का दिल बैठ गया। उसके लिए ये बहुत दर्दनाक था। सोचो, कोई अपने काम के लिए इतना सच्चा और समर्पित हो जाए कि वो उसे अपने आप से भी ज्यादा चाहने लगे, लेकिन सिर्फ एक गलती और सब कुछ पल भर में खत्म हो जाए। शायद अब वाकई वक्त आ गया था कि कोई और उसकी जगह ले ले, क्योंकि वो अब उम्र दराज भी हो चुका था। जनरल, इन्हें हटाने की क्या जरूरत है? ये बस एक गलत फहमी थी। बेहतर होगा कि हम इन्हें किसी दूसरे कैंप में भेज दें। ह्यूगो ने सुझाव दिया और खुशकिस्मती से जेवोन मान गया। ठीक है, हम तुम्हें दूसरी जगह भेज देंगे। तुम्हारे पास आज का दिन है अपना सामान समेटने के लिए। यह कहकर वो वहां से चला गया। कैप्टन, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। मैं सजा कबूल करता हूं। नहीं, ऐसा मत कहो। मैंने सुना है तुम अपने काम से कितना प्यार करते हो, और मैं नहीं चाहता कि एक गलत फहमी तुम्हारे उस प्यार को खत्म कर दे। लेफ्टिनेंट की आंखों में नरमी आ गई। उसने शरारती सी मुस्कान दिखाई। शुक्रिया कैप्टन। जिन ने उसे वो सब कुछ बताया जो उसने सुना था। ताई के दिल में बस उदासी और हमदर्दी भर गई। उनकी मौजूदगी यहां बहुत याद आएगी। जिन धीरे से बोला, लेकिन ताए समझ गया कि उसके दिल में कोई और बात भी चल रही है। क्या तुम्हें मेरे पिता पर शक हो रहा है? जिन ने नजरें झुका ली। वो इस बारे में बात करते हुए असहज महसूस कर रहा था, क्योंकि वो ताए के पिता थे। फिक्र मत करो, मैं भी उनसे नफरत करता हूं। ताए की यह बात सुनकर जिन हैरान रह गया और हल्का सा हंस पड़ा। यह किस लिए था? उसने पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हें आराम महसूस कराने के लिए। लेकिन मैं सच कह रहा हूं। खैर, मुझे तुम्हारे पिता पर थोड़ा शक तो हो रहा है, जिन ने धीरे से कहना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि किसी ने लेफ्टिनेंट को झूठा खत दिया था, लेकिन इस बारे में किसी ने बात तक नहीं की। तो फिर उन्हें यह कैसे पता चला? ताए हल्का सा मुस्कुराया। वो भी यही सोच रहा था, लेकिन उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि अब वो अच्छी तरह जान चुका था कि उसका पिता अंदर से कितना खराब इंसान था। दोपहर के वक्त ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सबको मैदान में एक ऐलान के लिए बुलाया गया। ये लेफ्टिनेंट के जाने का वक्त था। उन्होंने अपनी बात कही और जाने से पहले आखिरी बार उस जगह को नजर भर कर देखा। दिल के अंदर सब कुछ बहुत भारी लग रहा था। ट्रेनियों के दिलों में भी उदासी थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट का जाना उन्हें अंदर तक दुख दे रहा था। उन्हें पता था कि उनकी मौजूदगी हमेशा यहां याद की जाएगी। टाइम स्किप। अगला दिन शुक्रवार की सुबह बोगम अपने होंठ दबा रहा था ताकि वो अपनी मुस्कान छुपा सके। उसके हाथ में एक बुके था, फूलों का नहीं, स्ट्रॉबेरी का। वो उसे कैंप के पीछे से लेकर आया था, जहां उसने 1 महीने पहले इन्हें लगाया था, लेकिन उसके हाथों पर हल्की चोट लगी हुई थी। वो फिसल गया था
और गिरने से खुद को संभालने के लिए हाथ आगे करने के बजाय उसने गिरती हुई स्ट्रॉबेरी को बचाने की कोशिश की। चोट ज्यादा गहरी नहीं थी, बस उसकी कोहनी और घुटनों पर भी हल्का जख्म आ गया था। अगर कोई उसे लापरवाह कहे तो भी उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रॉबेरी बिल्कुल सही हालत में थी। उसने अच्छी स्ट्रॉबेरी चुनकर उन्हें कागज में सजा दिया, जैसे कोई फूलों का बुके बनाता है। और जाहिर सी बात थी, उसने ये ताए के लिए बनाया था। ताए पहले ही उसके दिल की बात जान चुका था। उसने बदले में कुछ भी नहीं मांगा, बस इतना कहा था कि बोगम उसे अपने दिल से मोहब्बत करने दे। और अब बोगम सच में खुश था, क्योंकि वो अपने जज्बात खुलकर दिखा पा रहा था। तभी उसने देखा ताए मुस्कुराते हुए हॉलवे में भागता हुआ आ रहा था। उसे पता था कि ताए को स्ट्रॉबेरी पसंद है, इसलिए उसने ये सब तैयार किया था। जैसे ही ताए करीब आया, उसने जल्दी से बुके अपने पीछे छुपा लिया। हे, ताए ने खुश आवाज में कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दोनों ने एक साथ कहा और फिर हंस पड़े। ठीक है, पहले तुम बोलो, बोगम ने कहा। ताए इतना खुश लग रहा था कि उसकी मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। वो उत्साह में अपने पैर पटकने लगा। ठीक है, लेकिन मुझे अभी अभी खबर मिली है। और अंदाजा लगाओ क्या? ताए ने पूछा। क्या? बोगम को ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर हजारों गोलियां चल गई हों। उसे समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करे, लेकिन उसने अपनी मुस्कान बनाए रखी। सच में? ये तो अच्छी खबर है। वो वापस कब आएंगे? उसने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा है कि इसी हफ्ते। ओ माय गॉड, मैं बहुत खुश हूं। ताए ने खुद को थोड़ा संभाला। वैसे तुम क्या कहने वाले थे? और ये क्या है जो तुम अपने पीछे छुपा रहे हो? ताए ने पूछा। ओह, ठीक है, फिर मिलते हैं। जैसे ही ताए उसकी नजरों से ओझल हुआ, बोगम ने अपने पीछे से वो बुके निकाल लिया और खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। उसका दिल जैसे चुभ रहा था, और शायद वो इस दर्द का आदी हो चुका था। लेकिन आज उसके पास इसे छुपाने की ताकत नहीं बची थी, क्योंकि वीकेंड था, इसलिए उन्हें आखिर घर जाने और अपने परिवार से मिलने की इजाजत मिल गई। कैंप में बस 3 हफ्ते और बाकी थे, फिर वो सच में सोल्जर बनने वाले थे। जैसे ही ताए घर के अंदर आया, उसने अपनी मां को लिविंग रूम में कपड़े सिलते हुए देखा। गुड मॉर्निंग मां। उसकी मां ने उसे गले लगाया और प्यार से उसके गाल पर हल्का सा किस किया। लेकिन मां तो मां होती है। उसे महसूस हो गया कि उसके बेटे में कुछ अलग सा है। ताए मुस्कुरा रहा था, मगर आज उसकी मुस्कान कुछ अलग लग रही थी। उसकी मां के लिए ये बात दिलचस्प भी थी और थोड़ी हैरानी वाली भी। लगता है आज की सुबह तुम्हारे लिए सच में अच्छी है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर कुर्सी पर बैठकर दोबारा सिलाई करने लगी। ताए ने अपने होंठ अंदर दबाए ताकि अपनी मुस्कान को छुपा सके, क्योंकि उसे पता था कि वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। मां को देखते ही उसके दिल में एक ख्याल आया। मां, उसने धीरे से कहा और उसके पास बैठ गया। क्या आप मुझे सिलाई करना सिखा सकती हैं? यह बस एक साधारण सा सवाल था, लेकिन उसकी मां इतना हैरान हो गई कि उसने तुरंत सिलाई रोक दी और सवाल भरी नजरों से अपने बेटे को देखने लगी। तुम्हें क्या हो गया है? उसने पूछा। ताए ने कंधे उचका दिए और हल्की सी शरारती मुस्कान दी। वैलेरी, उसकी मां का नाम। उसने कपड़े को एक तरफ रखा और ताए को गौर से देखने लगी। बेटा, सिलाई तो लड़कियां करती हैं, तुम्हें अचानक इसमें दिलचस्पी कैसे हो गई? उसने अपने सीने पर हाथ बांधते हुए पूछा। ताए ने कोई बहाना सोचने की कोशिश की, लेकिन झूठ बोलने में उसे बुरा लग रहा था। मैं बस एक दोस्त के लिए कुछ करना चाहता हूं, उसने कहा। उसने दिल ही दिल में दुआ की कि उसकी मां और सवाल न करे, मगर शायद किस्मत कुछ और ही चाहती थी। वैलेरी ने भौं उठाई। दोस्त? तुम अपने दोस्तों के लिए कभी ऐसे नहीं करते। ताए ने घूंट निगला। उसे समझ नहीं आया कि अब और क्या कहे। शायद उसकी मां ने महसूस कर लिया था कि इस बात पर ताए थोड़ा शर्म महसूस कर रहा है। उसने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। यह सुनते ही ताए बिल्कुल खुश पप्पी जैसा लगने लगा। वो सीखने के लिए बहुत बेताब था। आखिर ये सब जंकूक के लिए था। सबसे पहले उसकी मां ने 2 सफेद कपड़े के टुकड़े निकाले ताकि वो दोनों प्रैक्टिस कर सके। फिर उसने ताए को सुई और धागा दिया
तुम्हें इस धागे को सुई के छोटे से छेद में डालना होगा, क्योंकि उसने मिडिल स्कूल में इसकी बेसिक चीजें सीखी थी, लेकिन वो इतना भी माहिर नहीं था कि खुद को एक्सपर्ट कह सके। धागे को सुई के छोटे से छेद में डालना सच में बहुत मुश्किल लग रहा था। थोड़ी सी लार लगाकर उसने कोशिश की और आखिर मेहनत रंग लाई। वो कामयाब हो गया। ये बहुत मुश्किल था, ताए ने कहा। जैसे जैसे उनका सबक आगे बढ़ता गया, ताए को बेसिक चीजें पता होने के बावजूद सुई बार बार उसकी उंगलियों में चुभ जाती थी। और क्योंकि ये 1890 का वक्त था, इसलिए उंगलियों को बचाने वाला थिम्बल अब भी ज्यादा मशहूर नहीं था। इसी वजह से उसकी उंगलियों पर हल्के लाल निशान और छोटे जख्म हो गए थे। क्या तुम अभी भी ये कर सकते हो? उसकी मां ने पूछा, क्योंकि उसकी उंगलियां चुभने की वजह से लाल हो चुकी थीं। ताए ने सिर हिलाया। बिल्कुल। उसकी आंखों में पक्का इरादा साफ नजर आ रहा था, और यही बात उसकी मां के चेहरे पर मुस्कान ले आई। तुम सच में मुझे खुश कर रहे हो बेटा, वैलेरी ने धीरे से कहा। क्यों? ताए ने पूछा। क्योंकि तुम पहले ऐसे नहीं थे। पहले तुम बस मुझे गुड मॉर्निंग कहते थे और बात वहीं खत्म हो जाती थी। तुम मुझसे कभी दिल की बात नहीं करते थे। मैं हमेशा तुमसे करीब आने की कोशिश करती थी, लेकिन तुम मुझे दूर कर देते थे। ये बात मुझे बहुत परेशान करती थी और मेरा दिल दुखता था। लेकिन एक दिन तुम अचानक बदल गए। ताए के दिल में हल्की सी खुशी महसूस हुई। असली तायहंग अपने परिवार से सच में थोड़ा दूर दूर रहता था। तुम अचानक मुस्कुराने लगे, मुझसे बातें करने लगे बिना किसी वजह के। तुम मजाक भी करने लगे। तुम अपने दिल की बातें खुलकर बताने लगे, और तुमने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया। अपने दोस्तों के बारे में बताया। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी खुश हूं ताए। ताए ने धीरे से कहा। मैंने बस ये महसूस किया कि अगर मैं पहले जैसा ही रहूंगा तो कुछ भी नहीं बदलेगा। उसने झूठ बोला था। वो सच नहीं बता सकता था, और उसे अंदर से बुरा भी लग रहा था। कैप्टन ने तुम पर काफी असर डाला है ना? उसकी मां ने पूछा, और ताए मुस्कुरा दिया। हाँ, उन्होंने सच में असर डाला है। हे भगवान, मुझे कब इतना प्यार हो गया। लेकिन ये कहते ही वो रुक गया। उसने अपनी मां की तरफ देखा और वो हंस रही थी। तुमने वो कहावत सुनी है, मछली अपने ही मुंह से फंस जाती है। ताए ने शर्म से अपने होंठ काट ली और नजरें फेर ली। उसे खुद पर ही हंसी आ रही थी कि वो इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है। उसकी मां फिर से हंसने लगी, और ताए को भी वो पल थोड़ा मजाकिया लगने लगा। तुम जानो, उसकी मां ने हंसना शांत करते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं भी बताओ तब भी मैं समझ सकती हूं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करते हो। ताए के दिल में हल्की सी गुदगुदी सी होने लगी। रविवार गुजर गया और ताए सुबह जल्दी उठ गया ताकि वो जंगकुक के लिए बना रहा रुमाल पूरा कर सके। वो कपड़े के कोने पर जे अक्षर सी रहा था, जो जंगकुक के नाम का पहला अक्षर था। सुई चुभने की वजह से कल से हल्का खून भी निकल रहा था, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसकी मेहनत आखिर रंग लाई और दोपहर तक उसने सिलाई पूरी कर ली। उसने रुमाल को ध्यान से देखा और उसे अपने काम पर गर्व महसूस हुआ। बस जंगकुक की प्रतिक्रिया सोचकर ही उसके दिल में हल्की सी खुशी और घबराहट होने लगी। क्या तुम पर किसी चीज का असर हो गया है? ताए ने देखा कि जेनी कमरे के कोने में खड़ी थी और उसके हाथ में एक पवित्र क्रॉस था। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ताए ने भौहें चढ़ाई। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसने पूछा। तुम अकेले ही मुस्कुरा रहे थे, फिर अचानक हंसने लगे। तुम ठीक हो या नहीं? ताए ने इस बारे में सोचा और खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। उसे लगा कि शायद वो सच में बेवकूफ जैसा लग रहा होगा, जंगकुक के बारे में सोचकर अकेले मुस्कुराते हुए। समय आगे बढ़ता है। उसी दोपहर, माँ प्लीज, मैं बस एक और डिजाइन बनाना चाहता हूं, प्लीज। पिछले कुछ मिनटों से वो अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो उसके साथ बाजार चले और वो अपने गिफ्ट के लिए अलग रंग का धागा और कपड़ा खरीद सके। ताए, तुम्हारे हाथ पहले ही दर्द कर रहे हैं, थोड़ा आराम करो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं ज्यादा ध्यान रखूंगा, कसम से, उसने दिल से विनती की। उसका हाथ अब कपड़े से बंधा हुआ था ताकि खून रुक सके और घाव भी भर जाए। कुछ देर मनाने के बाद उसकी मां ने कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर।
ताए उस शर्त को सुनकर थोड़ा घबरा गया, लेकिन इस वक्त वो कुछ भी करने को तैयार था। तुम मुझे अपने और जंगकुक के बारे में बताओगे। उस शर्त पर ताए के गाल लाल हो गए और वो मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है। इसके बाद दोनों जल्दी से बाजार की तरफ निकल पड़े। वो भीड़ से भरी उस बड़ी जगह के हर कोने में धागे और कपड़े ढूंढते रहे। उन्होंने कुछ चीजें खरीद भी ली थीं, लेकिन ताए अभी भी सबसे खूबसूरत रंग ढूंढने के लिए उत्साहित था। मां, ये कैसा है? उसने एक खूबसूरत धागा दिखाया जिसमें हल्का सा गहरा लाल रंग झलक रहा था। उसकी मां ने सिर हिलाया। ठीक है, तुम पहले अपने मन से कुछ रंग चुन लो। ये कहकर वो थोड़ा पीछे हट गई ताकि ताए आराम से अपना चुनाव कर सके, लेकिन उसकी नजर इतनी साफ थी कि वो काले कपड़ों में छुपे उस आदमी को नजरअंदाज नहीं कर सकी। वो दूर खड़ा था और उसने बंदूक सीधे ताए की तरफ तान रखी थी। जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, उसके लिए सब कुछ जैसे धीमा हो गया। एक तेज गोली की आवाज गूंजी और आसपास के लोग घबरा गए। ताए भी चौंक गया। उसका जिस्म हल्का सा कांप उठा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जैसे डूब गया जब उसने अपनी मां को जमीन पर गिरते देखा। ताए की आवाज जैसे गुम हो गई थी। वो सदमे में था। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे जब उसने अपनी मां को गिरने से संभाला। गोली सीधे उनके दिल में लगी थी। चारों तरफ लोग चिल्ला रहे थे। कोई पुलिस को बुलाने की कोशिश कर रहा था, कोई डॉक्टर को। मां! ताए की आवाज टूट गई और वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। वैलेरी का सिर ताए की गोद में था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर, प्लीज कोई डॉक्टर बुलाओ। ताए की आंखें आंसुओं से धुंधली हो चुकी थीं। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अपनी मां के कपड़े के बाजू से एक टुकड़ा फाड़ लिया। वो उस जगह पर दबाने लगा। सोच रहा था शायद इससे खून रुक जाए। मां, डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक हो जाओगी आप। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। डॉक्टर कहाँ हैं? कोई डॉक्टर बुलाओ। ताए बेबसी में चीख पड़ा, लेकिन कोई सामने नहीं आया और उसे इस बात से नफरत होने लगी। उसने अपनी मां को बाहों में उठाया और अस्पताल की तरफ चलने लगा। वो बस आगे बढ़ता रहा, लोगों की नजरों की परवाह किए बिना। बेटा, मुझे नीचे उतार दो प्लीज। उसका दिल कमजोर पड़ रहा था, लेकिन अंदर गुस्सा भी उमड़ रहा था। नहीं मां, हम अस्पताल जा रहे हैं, आप ठीक हो जाओगी। मैं शायद नहीं बच पाऊंगी, मुझे महसूस हो रहा है। उसकी रोने की आवाज और तेज हो गई और आखिरकार वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, अपनी मां का सिर अपनी गोद में रखते हुए। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? रोना बंद करो, मुझे और दर्द होगा। लेकिन रुकने की जगह वो और जोर से रोने लगा। उसके ख्याल इतने उलझ गए थे कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसकी मां ने कांपते हुए अपने हाथ उठाए और ताए के चेहरे को थाम लिया। मम, मुझे पता है तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम भविष्य से आए हो। ताए चौंक गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाया। उसकी सिसकियां बस और गहरी होती जा रही थीं। उसका दिल इतना भारी हो चुका था कि शब्द बाहर ही नहीं आ रहे थे। और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे पास हमारे मुल्क के लिए एक खास मिशन है। उनकी सांसें छोटी होती जा रही थीं। मैं दुआ करूंगी कि ऊपर वाला तुम्हारा ख्याल रखे, और अगर तुम मेरे असली बेटे नहीं भी हो तब भी मैं खुश हूं कि मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताने का मौका मिला। ताए ने उनके हाथ पकड़ लिए। उनकी हथेलियों की गर्माहट उसे महसूस हो रही थी और वो इस एहसास से नफरत करने लगा, क्योंकि उसे पता था कि ये गर्माहट अब उसे कभी महसूस नहीं होगी। अपने भाई बहनों का ख्याल रखना, खासकर जेनी का। यकीन दिलाना कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे। उनसे कहना कि मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूं। ताए उनकी बातें साफ सुन भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी सिसकियां बहुत तेज हो चुकी थीं। मेरे बेटे, अगर कभी तुम उससे मिलो तो उसे भी कहना कि मैं उससे प्यार करती हूं। मां, बोलना बंद कीजिए, अपनी ताकत बचाइए, आप अभी नहीं जाएंगी। ताए रोते हुए बोला। तभी उसे दूर से एक डॉक्टर उनकी तरफ दौड़ता हुआ दिखा और उसके दिल में हल्की सी उम्मीद जागी। उसकी मां ने हल्की सी शरारती मुस्कान दी। मैं तुमसे प्यार करती हूं,
ताए ने सिर हिलाया और उनके हाथों पर रो पड़ा। मैं भी आपसे प्यार करता हूं मां, प्लीज मुझे फिर से अकेला मत छोड़िए। ताए ने भविष्य में अपनी मां को उसे जन्म देते वक्त खोते देखा था और अब उसने ये सब फिर से देखा, लेकिन इस बार वजह वो खुद था। उसे खुद से बहुत नफरत होने लगी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो वो उन्हें बाहर जाने के लिए कभी नहीं कहता, वो घर पर ही उनके साथ रुक जाता। ये सब उसकी गलती थी। वो अपनी ही मां को कैसे नहीं बचा पाया। और अब जिस औरत से वो सबसे ज्यादा प्यार करता था वो उसकी आंखों के सामने चली गई। एक जोरदार थप्पड़ ताएह्युंग के चेहरे पर पड़ा और वो फर्श पर जा गिरा। उसका कोहनी भी चोटिल हो गया, लेकिन वो उस चोट की वजह से नहीं रो रहा था। ये सब तुम्हारी गलती है, उसके पिता चिल्लाए। जेनी कोने में खड़ी रो रही थी और युंगी की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहा था कि अपने सौतेले पिता को, ताए को और मारने से रोक सके, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ताए वही दर्द सहे जो उसने खुद सहा था। तुम्हारी वजह से तुम्हारी मां मर गई, तुमने उसे मार डाला। सर रुक जाइए प्लीज। जयवोन ने युंगी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वो फर्श पर गिर पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? वो गुस्से से कांप रहा था। उसकी आंखों की नरमी जैसे गायब हो चुकी थी। तभी जेनी अचानक चीख पड़ी। वो अपने पिता से कह रही थी, आपने ही। जयवोन ने तुरंत उसके गाल पकड़ लिए और गुस्से में दबा दिया। देखो तो सही, ये छोटी राजकुमारी कितनी बहादुर बन रही है। ताए तुरंत उठ खड़ा हुआ और जयवोन का हाथ झटक कर जेनी से दूर कर दिया। तुम सब एक जैसे हो, जयवोन दांत भींचते हुए बोला। आज के बाद मेरे कोई बच्चे नहीं है। कल तक तुम में से कोई भी इस घर में दिखा तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारी मां जैसा होगा। उसने बंदूक चला दी और गोली युंगी के हाथ के बहुत पास से निकल गई। मेरे घर से अभी निकल जाओ। ठंडी रात में ताए अपने सामान के साथ सड़क पर चल रहा था। सर्दियों का मौसम था और क्रिसमस भी करीब था। कुछ देर पहले जो हुआ था वो अभी तक उसके दिल और दिमाग में ताजा था, खासकर वो दर्द जो उसे अंदर तक तोड़ चुका था। आखिरकार वो उस घर से निकल आया और कहीं ना कहीं उसे इस बात का सुकून भी था। अगर बात सिर्फ उसकी होती तो शायद वो सब संभाल लेता, वो खुद का ख्याल रख सकता था। लेकिन ये सोचकर उसका दिल और भारी हो रहा था कि उसने अपने भाई बहनों को भी इस बोझ में साथ घसीट लिया। मुझे एक जगह पता है जहां हम रुक सकते हैं, युंगी ने धीरे से कहा। काफी देर से सबके बीच खामोशी छाई हुई थी। सबने बिना कुछ कहे उसी के पीछे चलना शुरू कर दिया, क्योंकि वही था जिसे रास्ता पता था। कुछ मिनट चलने के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचे जो ताए को कहीं ना कहीं जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था क्यों। युंगी ने दरवाजा खटखटाया और दरवाजा तुरंत खुल गया। ताए की आंखों में हैरानी भर गई। सामने बोगुम खड़ा था। ताएह्युंग, बोगुम ने अचानक उसे देखकर हैरानी से कहा। तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? युंगी ने पूछा। ताए के पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। उसने बस हल्का सा सिर हिला दिया। अंदर आओ, बोगुम ने जल्दी से कहा, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। शुरू में वो सब हिचकिचाए, लेकिन योंगी ने उन्हें यकीन दिलाया। तब वो अंदर चले गए। थोड़ी ही देर में बोगुम की मां भी वहां आ गई। शायद उन्हें पहले से ही सब कुछ पता चल चुका था। उनके पिता जनरल थे, इसलिए शहर में उनका नाम काफी मशहूर था, और जब इतने लोग उन्हें जानते थे तो उनकी मां की मौत की खबर भी जल्दी फैल गई थी। खुद को यहां अपने घर जैसा समझो, उन्होंने नरम लहजे में कहा। सब चुपचाप सोफे पर बैठ गए। किसी के पास बोलने के लिए कोई लफ्ज नहीं था, और इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता था। लेकिन बड़े होने के नाते योंगी ने जिम्मेदारी महसूस की। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? उसने बोगुम से पूछा। बोगुम ने हामी भर दी और दोनों बाहर चले गए। योंगी के बाहर जाते ही हीना ताएह्युंग के पास आकर बैठ गई। सुनो, मुझे पता है ये सब बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम लोग जितना चाहो उतना वक्त हमारे साथ रह सकते हो। उन्होंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की। ताए का दिल अभी भी भारी था, फिर भी उसने हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया मैम, हीना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मुझे मां भी कह सकते हो, और वो तुम्हारी बहन है ना? वो जेन्नी की तरफ इशारा कर रही थी, जो सूजी हुई आंखों के साथ खाली जगह को घूर रही थी। हाँ,
वो मेरी बहन है, ताए ने धीरे से जवाब दिया। हीना खड़ी हो गई। 1 मिनट रुको, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूं। इतना कहकर वो वहां से चली गई और लिविंग रूम में सिर्फ वो तीनों रह गए। ठंड से बचने के लिए वो एक दूसरे के करीब सिमट कर बैठे रहे, जैसे बस एक दूसरे की मौजूदगी से थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहे हों। ताए महसूस कर सकता था, उसे पता था कि जेन्नी अंदर से टूटी हुई है। भले ही वो दोनों अक्सर मजाक में झगड़ते रहते थे, लेकिन आखिर वो भाई बहन ही थे। ताए ने नरम आवाज में पुकारा, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जेन्नी ने अपने गालों से आंसू पोंछे और अपनी उंगलियों की तरफ देखने लगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, हाँ मैं नाराज हूं, उसने धीरे से कहा। ताए समझ गया, क्योंकि वो खुद भी अपने आप से नाराज था। लेकिन मैं खुद से ज्यादा। उसकी बात सुनकर ताए का ध्यान उसकी तरफ गया। मतलब? ताए ने धीरे से पूछा। जेन्नी थोड़ी देर चुप रही, लेकिन जैसे ही उसने उस बात को याद किया, वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। उस आदमी ने ही उस शख्स को भेजा था। वो रोते हुए बोली। ताए के होंठ सूख गए, जैसे उसकी सांस ही रुक गई हो। मैंने उसे अपने ऑफिस में किसी से बात करते सुना था। वो उसे तुम्हें मारने का हुक्म दे रहा था। मैं तुम्हें बताने वाली थी, लेकिन तुम लोग पहले ही जा चुके थे। मैं तुम्हारे पीछे भागी, मगर मैं देर से पहुंची। जेन्नी का रोना रुक ही नहीं रहा था। ताए ने तुरंत उसे अपने सीने से लगा लिया। अगर मैं थोड़ा पहले पहुंच जाती, अगर मैं देर ना करती, अगर उसने किसी को तुम्हें गोली मारने के लिए ना भेजा होता, तो मां अभी जिंदा होती। दिल में भारी कसूर का एहसास भर गया। अगर उसने अपनी मां को समझाने की कोशिश ना की होती, तो शायद वो आज जिंदा होती। उसकी आंखों से गिरते आंसू सिर्फ गम के नहीं थे, उनमें गुस्सा भी मिला हुआ था। जयवो ने ताए को मारने के लिए किसी को भेजा था, लेकिन उसकी जगह उसकी अपनी बीवी की जान चली गई। ये सब उसी की गलती थी, सिर्फ उसी की। तुम लोग यहां रह सकते हो, फिक्र मत करो। ये घर मेरी आंटी, लेकिन वो दूसरे शहर में रहती हैं। यहां बस मैं और मेरी फैमिली ही आते हैं, बोगुम ने कहा, जब वो लोग उनके घर के बगल वाले दूसरे घर में दाखिल हुए। घर ना बहुत छोटा था ना बहुत बड़ा, लेकिन इतना था कि वो सब आराम से रह सकें। बोगुम ने उनकी चीजें जमाने में मदद की और घर की हर जरूरी चीज के बारे में उन्हें बताया। सब कुछ ठीक होने के बाद जेन्नी थक कर सो गई और योंगी भी अपने कमरे में जाकर लेट गया। तुम सोने नहीं जा रहे? बोगुम ने पूछा। ताए बस खामोशी से वहीं खड़ा रहा, जैसे उसके दिल में अब भी बहुत सी बातें चल रही हों। ताए ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगा, उसने कहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो बेहद थका हुआ है। बोगुम कुछ कह नहीं पाया, बस हल्की सी सांस छोड़ दी। वो चाहता था कि किसी तरह ताए का दिल थोड़ी देर के लिए ही सही हल्का हो जाए। मैं अभी कुछ लेकर आता हूं, तुम यहीं रुको, बोगुम ने कहा और बाहर चला गया। ताए अपने भाई बहनों को परेशान ना करने के लिए घर से बाहर आ गया और साथ ही बोगुम का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में बोगुम वापस आया। उसके हाथों में एक बुके था। ताए को पहले लगा कि वो फूल होंगे, लेकिन जब उसने देखा कि वो स्ट्रॉबेरी का बुके है तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बोगुम ने खुश होकर कहा। उसने वो बुके ताए को पकड़ा दिया। अच्छा हुआ कि ताए ने उसे फेंका नहीं। तुमने कहा था ना, स्ट्रॉबेरी तुम्हें सुकून देती है, तो मैंने सोचा शायद इसे खाकर तुम्हारा दिल थोड़ा बेहतर महसूस करे, बोगुम ने कहा। ताए हल्का सा हंस पड़ा। वो बोगुम की सोच देखकर अंदर से छू गया। दोनों उनके छोटे से गार्डन में चले गए और साथ में बेंच पर बैठ गए। रात के 11 बज चुके थे, लेकिन ताए को ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात में भी उसके ऊपर सूरज खड़ा हो, जैसे वो अपने वजूद को ही समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम्हें पसंद आया? बोगुम ने धीरे से पूछा। ताए ने शरारती सी हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। बोगुम ने अपनी मुस्कान रोकने के लिए होंठ काट लिए। उसका दिल तो खुशी से ऐसे उछल रहा था जैसे कोई 5 साल का बच्चा हो। वो सच में खुश था कि ताए को यह पसंद आया, लेकिन ताए की उदासी देखकर वो अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पाया। ताए खामोशी से स्ट्रॉबेरी खाने लगा। उसकी आंखें नम हो रही थीं, लेकिन वो इतना थका हुआ था कि आंसू भी बह नहीं पा रहे थे। क्या तुम
इसके बारे में बात करना चाहोगे? बोगुम ने बहुत नरमी से पूछा। वो उसे तकलीफ में नहीं डालना चाहता था। ताय ने भारी और कांपती हुई सांस ली। मुझे खुद भी नहीं पता। आज इतना कुछ हो गया और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, ताय ने धीरे धीरे कहना शुरू किया। लेकिन इस वक्त मेरे दिमाग में बस मेरी बहन का ख्याल आ रहा है। मैंने माँ से वादा किया था कि मैं उसे ग्रेजुएट कराऊंगा और उसे अच्छी जिंदगी दूंगा। उसकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन अब मैं उसे वापस वहां कैसे भेजूंगा? क्या वो यहां कोरिया में पढ़ाई नहीं कर सकती? बोगुम ने पूछा। ताय ने सिर हिलाया। उसका भविष्य वहां ज्यादा उजला था। वहां पापा उसे कंट्रोल नहीं कर सकते और ऑस्ट्रेलिया में वो ज्यादा महफूज रहेगी। बोगुम ने कुछ नहीं कहा। वो कहना भी नहीं चाहता था। वो ऐसी हालात का आदी नहीं था, लेकिन वो एक अच्छा सुनने वाला था। बोगुम की नजर ताय के दाएं हाथ पर टिक गई। वो कपड़े से ढका हुआ था और उस पर खून के निशान लगे थे। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? बोगुम ने पूछा। वो ताय थोड़ा हिचकिचाया। मैंने खुद को चोट लगा ली। मैं कैप्टन के लिए गिफ्ट बना रहा था, उसने कहा और अपनी जेब से रुमाल निकाल लिया। बोगुम ने हल्का सा सिर हिलाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। कैप्टन सच में खुशकिस्मत होगा जिसके पास ताय जैसा कोई है। बोगुम भी उस एहसास को महसूस करना चाहता था। वो महसूस करना चाहता था कि ताय कैप्टन की कितनी फिक्र करता है। वो जानना चाहता था कि ताय के प्यार में होना कैसा लगता होगा। लेकिन अफसोस, वो हकीकत जानता था। वो कभी उस मोहब्बत को महसूस नहीं कर सकता। वो कभी ताय के होंठों की गर्माहट महसूस नहीं कर सकता। वो कभी ताय से ये अल्फाज नहीं सुन सकता, आई लव यू। सीधी बात, वो कभी जंकूक नहीं बन सकता। क्या मैं देख सकता हूं? बोगुम ने धीरे से पूछा। ताय ने रूमाल उसकी तरफ बढ़ा दिया। बोगुम ने उसे देखते हुए हल्की मुस्कान दी। ये बहुत प्यारा लग रहा है, उसने कहा, दिल में ये सोचते हुए कि काश ये उसके लिए होता। सच में? कैसे? ताय ने पूछा। शायद इसलिए क्योंकि ये तुमने बनाया है। बोगुम की बात सुनकर ताय हल्का सा शर्मा गया। मुझे यकीन है कैप्टन को ये बहुत पसंद आएगा। ताय मुस्कुराया जब बोगुम ने रुमाल वापस उसे दे दिया। थैंक यू। ताय तब थोड़ा चौंक गया जब बोगुम ने उसका घायल हाथ पकड़ लिया। वो बहुत नरमी से पकड़ रहा था ताकि ताय को दर्द ना हो। तुमने कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ हो। ताय ने मुस्कुराते हुए बोगुम का हाथ वापस थाम लिया। उसके पास कहने के लिए कोई लफ्ज नहीं थे। वो इतना थक चुका था कि और बोल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने अपना सिर बोगुम के कंधे पर टिका दिया और आंखें बंद कर ली। कम से कम चांद तो उसे समझ रहा था। जैसे ही बोगुम को एहसास हुआ कि ताय सो चुका है, वो धीरे से उसकी तरफ झुका और बहुत नरमी से उसके सिर पर एक हल्का सा किस कर दिया। उसे उस पल में हिम्मत महसूस हुई क्योंकि ताय सो रहा था, लेकिन साथ ही उसके दिल में उदासी भी थी क्योंकि वो जानता था कि वो इससे आगे कभी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, काश तुम भी करते। पहले से ही सोमवार था। ठीक सुबह के 3 बजे वो ट्रेनिंग के लिए कैंप वापस जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक वो बिस्तर पर बैठा हुआ था, खाली जगह को घूर रहा था। योंगी अपने बिस्तर पर नहीं था और ताय को उसकी फिक्र होने लगी। जेनी अभी भी सो रही थी और अच्छा ही था कि वो सो रही थी। वो अभी बहुत छोटी थी किसी अपने को खोने का दर्द झेलने के लिए, और ताय को इस बात का बहुत अफसोस था। दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक सुनाई दी। फिर दरवाजा खुल गया। तुम जा रहे हो? बोगुम ने पूछा। वो पहले ही अपनी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म में था। ताय ने सिर हिलाया। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगा, उसने कहा, और बोगुम थोड़ा परेशान हो गया। मैं दुआ करता हूं कि ट्रेनर तुम्हें पकड़ न ले। वो हल्का सा हंसा और फिर चला गया। ताय खड़ा हुआ और किचन की तरफ चला गया ताकि कम से कम उनके लिए नाश्ता बना सके। वो बहुत अच्छा कुक नहीं था, लेकिन ठीक ठाक खाना बना लेता था। ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और योंगी अंदर आया। उसकी सांस तेज चल रही थी। ह्युंग, ताय तुरंत उसके पास गया। उसने देखा कि योंगी पसीने से भीगा हुआ था। तुम कहां थे? ताय ने पूछा। शोर की वजह से जेनी भी उठ गई।
योंगी ने सांस संभालने के लिए हाथ उठाया। वो कुर्सी पर बैठ गया और पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने लगा। मैं यहाँ के सबसे नजदीकी पोर्ट पर गया था। मैंने कल रात तुम्हारी और बोगुम की बात सुन ली थी। ताये ध्यान से उसकी तरफ देखने लगा और उसके पास बैठ गया। आज रात 10 बजे जो अगला जहाज जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ है। स्कूल शुरू होने से पहले हम उसे पकड़ सकते हैं, योंगी ने कहा। ताये जाना चाहता था, लेकिन एक परेशानी थी। युंग, हमारे पास पैसे नहीं हैं। योंगी ने अपनी जेब से कुछ निकाला। वो पैसे थे और बहुत ज्यादा थे, शायद इतने कि उससे एक घर भी खरीदा जा सकता था, लेकिन जहाज की फीस देने के लिए भी वो काफी थे। तय अचानक इतने पैसे देखकर हैरान रह गया। ये तुम्हें कहां से मिले? उसने पूछा। मैंने अपनी कमाई से बचा कर रखे थे। मुझे पता था कि एक दिन ये काम आएंगे। अब वो लोग पोर्ट पर खड़े थे। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपने चेहरे पर स्कार्फ बांध रखे थे। तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल सकते? जेनी रोते हुए बोली। उसका दिल बहुत भारी हो गया था। वो सही कह रही है ताय, तुम भी हमारे साथ चलो। ताय भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा सकता था। वहां तुम दोनों ज्यादा सुरक्षित रहोगे। वो कमीना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ताय ने अपनी बहन को धीरे से चुप कराया और जेनी फिर रोने लगी। मैं जाना चाहता हूं, लेकिन नहीं जा सकता। मेरी कुछ वजहें हैं जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज तुम दोनों अपना ख्याल रखना। जेनी ने उसे कसकर गले लगा लिया और उसके सीने से लगकर रोने लगी। योंगी भी उस गले मिलने में शामिल हो गया, क्योंकि कौन जानता था कि शायद ये आखिरी बार हो। अगर जरूरत पड़े तो अपने नाम बदल लेना, ताकि जैवोन तुम्हें ढूंढ न सके, ताय ने कहा। जेनी धीरे से गले से अलग हुई और एक दिशा में देखने लगी। ताय ने भी उसी तरफ देखा और जिमिन को देखकर उसका दिल टूट गया। उसे डर लगने लगा। अगर भविष्य बदल गया तो? अगर इससे जेनी और जिमिन की कहानी पर असर पड़ गया तो? अगर जिमिन, उसका सबसे अच्छा दोस्त, कभी पैदा ही ना हुआ तो? यह ख्याल ही उसके दिल को चीर रहा था। जाओ, ताय ने धीरे से कहा। जेनी हैरान हो गई। क्या? ताय ने उसे यकीन दिलाने वाली मुस्कान दी। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जहाज आने से पहले उससे वो सब कह दो जो तुम कहना चाहती हो। जेनी इससे ज्यादा भावुक कभी नहीं हुई थी। वो तुरंत जिमिन की तरफ भागी और दोनों एक दूसरे को गले लगा लिया। वो सच में बड़ी हो गई है, योंगी ने कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पिता हो जिसने अपनी छोटी बहन को बचपन से बड़ा होते देखा हो, और अब वो एक समझदार लड़की बन चुकी थी। क्योंग, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है। योंगी ने सिर हिलाया। मुझसे एक वादा करो कि हमारे जाने के बाद भी तुम खुद को दोष नहीं दोगे। योंगी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी छोटी उंगली आगे कर दी। ताय हल्का सा हंस पड़ा। उसे ये थोड़ा बचकाना लगा, लेकिन उसमें सच्चाई और अपनापन था। उसने भी अपनी छोटी उंगली आगे की और योंगी की उंगली से उसे जोड़ लिया। वादा? कुछ ही देर बाद ऑस्ट्रेलिया जाने वाला जहाज आ गया। लोग धीरे धीरे उसमें चढ़ने लगे। जहाज बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा था। हम फिर मिलेंगे ना? जेनी ने पूछा, जैसे वो सिर्फ एक भरोसा चाहती हो। ये बस एक सीधा सा सवाल था, लेकिन ताय को समझ नहीं आ रहा था कि इसका जवाब कैसे दे। भले ही उसे खुद यकीन नहीं था, फिर भी उसने हल्का सा सिर हिलाया और मुस्कुरा दिया, ताकि दोनों का दिल थोड़ा ही हल्का हो जाए। आखिरकार वो दोनों जहाज पर चढ़ गए, और जैसे ही जहाज चलने लगा, जेनी किनारे पर आकर नीचे देखने लगी। तुमने वादा किया है, हम फिर मिलेंगे, ठीक है? जेनी जोर से चिल्लाई। ताय ने गहरी सांस ली और जहाज को दूर जाते हुए देखता रहा। जब तक जहाज उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया, उसका दिल भारी होता गया। उसके ख्यालों में बस अपने भाई बहनों की सलामती थी। उसे अपने पीछे जिमिन दिखाई दिया। वो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे भविष्य वाला जिमिन, बस थोड़ा छोटा और मासूम। सुनो, ताय ने आवाज दी। छोटा लड़का थोड़ा घबरा गया। ताय उसके पास चला गया। क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? उसने अचानक पूछ लिया। सवाल इतना अचानक था कि जिमिन कुछ पल के लिए जम सा गया। फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने ताय को सलाम किया। सर,
जी सर। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे वो रोने वाला हो। ताए हल्का सा हंस पड़ा। उसने प्यार से उसके बाल उलझा दिए ताकि वो आराम महसूस करे। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सैनिक नहीं हूं, मुझे ह्योंग कह सकते हो। उसने छोटे लड़के को अपने पास खींच लिया और उसके कंधे पर हाथ रख लिया। ठीक है ह्योंग, उसने धीरे से कहा, चलो घर चलते हैं। ताए दीवार पर चढ़ते हुए लगभग फिसल गया, लेकिन अच्छा हुआ कि उसकी पकड़ मजबूत थी। जैसा साफ दिख रहा था, उसने गेट से आराम से अंदर जाने के बजाय दीवार चढ़ना चुना, क्योंकि उसे फिर से सजा मिलने का डर था। अब वो दीवार के ऊपर झुककर बैठा था और कैंप के अंदर कूदने ही वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा कि वो इतना डरपोक क्यों है, लेकिन सच में उस ऊंचाई से बहुत डर लगता था। अच्छी बात यह रही कि उसने नीचे हॉलवे में बोगुम को चलते हुए देख लिया। ताए ने धीरे से आवाज लगाई। बोगुम रुक गया और इधर उधर सुनने की कोशिश करने लगा। ताए ने फिर आवाज दी। इस बार बोगुम ने अपनी पवित्र माला निकाल ली। हे पवित्र मरियम, कृपा से भरी हुई। ताए ने मन ही मन अपना माथा पीट लिया। उसे लगा बोगुम कितना बेवकूफ बन रहा है। बोगुम ने ऊपर देखा और राहत की सांस ली। उसका चेहरा देखकर हंसी आ रही थी। ओह, मुझे लगा कोई भूत मुझे बुला रहा है, उसने कहा। क्या मैं तुम्हें भूत जैसा दिखता हूं? इधर आओ और मेरी मदद करो। बोगुम उसकी तरफ आया और अपने हाथ फैला दिए, जैसे उसे पकड़ने वाला हो। ये क्या है? ताए ने पूछा। हाथ है, खाने लायक भी है, चाहोगे? ताए ने आंखें घुमाई और हल्का सा हंस दिया। अब कूदो, मैं पकड़ लूंगा, बोगुम ने कहा। ताए ने बिना झिझक दीवार से छलांग लगा दी। वो लगभग चीख पड़ता, लेकिन बोगुम ने उसे अपने हाथों में संभाल लिया। थैंक यू, ताए ने कहा और तुरंत अलग हो गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो दोनों बहुत करीब खड़े हैं। तभी दूर से आवाज आई, मिस्टर केम। दोनों ने एक साथ उस तरफ देखा और ताए का दिल घबराहट से भर गया जब उसने देखा कि वो उनका ट्रेनर था। उसे लगा अब उसकी खैर नहीं। ताए तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया और झुककर सलाम किया। गुड मॉर्निंग सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लेट हो गया। मैं वादा करता हूं कि मैंने जानबूझकर। अरे नहीं, ठीक है, ट्रेनर ने उसे रोक दिया। ताए हैरान रह गया। बोगुम ने मुझे आज सुबह सब बता दिया। मुझे तुम्हारे लिए बहुत अफसोस है, उसने कहा और वहां से चला गया। ताए ने राहत की गहरी सांस ली। तो तुम सजा से बचने के लिए दीवार चढ़कर आए? बोगुम जोर से हंसने लगा। ताए को उसकी हंसी थोड़ी चिढ़ाने वाली लगी। उसने आंखें घुमाई और उसके हाथ पर हल्का सा मुक्का मार दिया। तुम छोटे शरारती, बोगुम लगभग गुस्सा करते हुए बोला, और जहां ताए ने उसे मारा था वहां हल्के से हाथ फेरने लगा। ताए भाग गया, लेकिन फिर वापस आया जैसे उसे कुछ कहना हो। थैंक यू, इतना कहकर वो फिर से भाग गया। बोगुम खुद ही हल्का सा हंस पड़ा। उसके दिल में अजीब सी हलचल होने लगी थी, जैसे पेट में तितलियां उड़ रही हों और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। ये एहसास इतना गहरा था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो डर गया था और अब तो और ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि वो और गहराई से गिरता जा रहा है। क्यूट, उसने धीमी आवाज में फुसफुसाया और फिर अपने काम की तरफ लौट गया। वक्त का गुजरना, दोपहर।